Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, we have already done our study about these two, Mahmud Ghaznavi and Muhammad Gori. We have done our study in very detail and this is high time we should compare both. यानी कि तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों का हम करने वाले हैं। आप जहां तक आप देखेंगे तो हम ये बात करेंगे भारतीय आक्रमणों के संदर्भ में ये तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये दोनों तुर्क हैं, बेसिकली ये दोनों तुर्क हैं, दोनों का आक्रमण एक तुर्क आक्रमण है, ठीक है, और दोनों का आक्रमण जो होगा अफगानिस्तान से होगा, ठीक है ये तुर्क। दोनों आक्रमण मोहम्मद गजनवी का हो या मोहम्मद गोरी का हो, ये तुर्क आक्रमण है, लेकिन इनका जो आक्रमण होगा भारत में वो अफगानिस्तान से होगा। और देखिए ये गजनी से आएगा कौन, ये समझ लीजिए, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, उस समय पाकिस्तान वाला पार्ट भी भारत का हिस्सा। तो ये देखिए ये है आपको गजनी, ये गजनी था, ये गोर था और ये यहां पर हेरात होगा। मतलब ये गोर और हेरात, और ये हेरात सबसे किनारे, सबसे नीचे गजनी, और ये है गोर, बीच वाला पार्ट आपको गोर होगा, ठीक है। तो गोर साम्राज्य किसका है, मोहम्मद गोरी का है, और गजनी साम्राज्य जो है ये मोहम्मद गजनवी का है। अंतर बस यही है कि जब मोहम्मद गजनी का आक्रमण होगा, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होगा, तो ये जो गोर साम्राज्य है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय ये गजनी साम्राज्य में है, लेकिन जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा तो स्थिति पलट जाएगी, जो ये गजनी है इस गोर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नीचे सबसे नीचे है गजनी, बीच में गोर, और इधर हेरात, यानी हेरात और गजनी के बीच गोर पड़ता है अफगानिस्तान में। तो समझिएगा इसे। देखिए पहली बात, देखिए पहले तो हम टाइम पीरियड को देख ले, तो मोहम्मद गजनवी का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 1027 के बीच ये आक्रमण इसका होता है। तो एक यहीं पे आपने टाइम पीरियड में अंतर देख लिया, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का 1175 से लेकर 1205 एडी के बीच में अटैक होता है। मतलब यहां से पहला अटैक 1175, अंतिम अटैक 1205, पहला अटैक 1000 और अंतिम 1027, कहीं कहीं 1001 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड है इनका, ठीक है। और अगर देखें इस टाइम पीरियड से ही आपको पता चल जाएगा कि जो रेड्स होते हैं किसके, मोहम्मद गजनवी के, तो ये रेड्स देखिए, इसका 11वीं सेंचुरी में है, 11वीं शताब्दी में, ठीक है, तो इसका 12वीं शताब्दी में, ठीक है, भारत में। इसका फर्स्ट अटैक जो है, पहला आक्रमण कहां करेगा, ये फर्स्ट अटैक जो करेगा वो हिंदू शाही डायनेस्टी पे करेगा। ध्यान रखिएगा ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कि पहला शिकार कौन बनता है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का। तो यहां देखिएगा ये जो पार्ट है यहां पर आप देख लीजिए, यही जो है ये हिंदू शाही डायनेस्टी है, ये हिंदू शाही डायनेस्टी है, ठीक है, ये हिंदू शाही डायनेस्टी। इसीलिए ये गजनी आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, तो गजनी से जब भी आक्रमण होगा तो पहला शिकार यहां पर गजनी से बनेगा कौन, ये हिंदू शाही पे अटैक करेगा, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। तो पहला शिकार इसका हिंदू शाही डायनेस्टी पे होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। पहला शिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया, ठीक है। जबकि पहला अटैक अगर करेगा मोहम्मद गोरी तो मुल्तान पे होगा। देखिए ये पाकिस्तान में, यहां पे ये मुल्तान हो जाएगा, ये मुल्तान हो जाएगा। तो फर्स्ट अटैक इसका मुल्तान पे। तो हमने दोनों का कंपैरिजन देख लिया, एक तो कालखंड का, टाइम पीरियड का, ये टाइम पीरियड इसका, ये टाइम पीरियड इसका, ये 11वीं सेंचुरी में है, ये 12वीं सेंचुरी में है। पहला अटैक, तो पहला अटैक हिंदू शाही किंगडम पर गजनी से, तो इसका पहला अटैक मोहम्मद गोरी का मुल्तान पे, यहां पे लिख दिया ये मुल्तान है, ठीक है, यहां पर पाकिस्तानी पार्ट में, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो गजनी है, महमूद गजनी के समय गोर जो है, देखिए ये बीच वाला पार्ट गोर है, यही गोर है, ये गोर है, ये गोर है, और नीचे गजनी है। तो ये गोर जो है ना, ये गजनी साम्राज्य के अधीन आता है, ठीक है ना, ठीक है। गोर कम्स अंडर गजनी, कब, मोहम्मद गजनी के
सॉरी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां कब उलट जाएगी, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा, तो ये जो गजनी है, ये जो गजनी है, ये आ जाएगा गोर साम्राज्य के भीतर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक और बात आप ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसको, ये यामिनी डायनेस्टी, देखिए यामिनी वंश से बिलोंग करता है, जबकि ये बिलोंग करेगा किससे, ये बिलोंग करेगा आपको संसबनी वंश। तो ये भी ध्यान रखिए, तो ये भी एक अंतर है, ये यामिनी तो ये संसबनी, ध्यान रखिए, यामिनी वंश तो ये संसबनी वंश। तो हमने 2-3 अंतर देख लिया। आगे देखिए, इसने, आप जानते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर 17 अटैक किए, 70 he had done 17 रेड्स, ठीक है। 17 अटैक किए थे, 17 रेड किए थे, और इसमें एक में भी वो हारा नहीं था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, 1000 से लेके 1027 एडी तक ये 17 अटैक करता है, एक में भी हारा नहीं, जबकि मोहम्मद गोरी के साथ स्थितियां उलट है, ठीक है। ये इसको हार मिलती है तराइन की पहली लड़ाई जब होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में, तो पहली लड़ाई में ये हार जाता है। दोबारा जाता है तो दोबारा इसकी जीत होगी 1192 में, जो तराइन की दूसरी लड़ाई होगी। उसके बाद अनहिलवाड़ा गुजरात में, यहां पर ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहां पर अनहिलवाड़ा में, तो यहां पर गुजरात में ये अटैक करता है अनहिलवाड़ा में 1178 एडी में, तो यहां भी ये हार जाता है, ठीक है। कहीं कहीं दिया रहेगा भीमदेव सेकंड से, तो कहीं दिया रहेगा मूलराज सेकंड से, ये हार जाता है। लपोलवाब ये है कि ये हारेगा, तो यहां पर, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, और आप ध्यान दीजिए कि यहां इसकी एक भी हार नहीं है, डिफीट नहीं है, लेकिन यहां ये हारेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव मैं पहले भी बता चुका हूं, धन लूटना, इसका भारत से धन ले जाना, पैसा ले जाना, संपत्ति लूटना, धन लूटना, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका था। हाँ, ये अलग बात थी कि इसके अलावा इस्लाम का प्रचार करना भी था, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम वाज द अदर ऑब्जेक्टिव। तो ये आप कह सकते हैं इस्लाम का प्रचार भी था, ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही था, धन को लूटना, सत्ता स्थापित करना इसका मकसद नहीं था। और इसीलिए इसने 17 अटैक जो किए, ज्यादातर इसके मंदिरों पर अटैक है, क्योंकि भारत के मंदिरों में बहुत ज्यादा सोने चांदी थे। सोमनाथ का मंदिर आप देख लीजिए, 1025 एडी में लूटता है बुरी तरह से, और वहां से बहुत सारे सोने चांदी ले जाता है मंदिर को तोड़कर। उसके अलावा भी मथुरा बहुत सारे मंदिरों को लूटता है, नागरकोट। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव धन, वेल्थ, संपत्ति, और जिसमें ये कामयाब होता है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव में अंतर आपको दिखेगा, मुस्लिम रूल की स्थापना है। यह अलग बात है, इसका जो अदर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और था भी कि इस्लाम का प्रचार भी करेंगे, ठीक है, इस्लाम का प्रचार भी था, लेकिन धन लूटना, पैसा भी था, धन लूटना भी था, लेकिन खाली धन लूट के ले जाना नहीं था इसका मकसद। इसका सबसे बड़ा मकसद मुस्लिम रूल इन इंडिया, जो कि आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना के रूप में देखेंगे। इसी का एक स्लेव, जो कि इसका बहुत ही कॉम्पिटेंट कमांडर भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो एक महत्वपूर्ण अंतर आपको ये दिख गया, ठीक है। तो यहां पे मुस्लिम रूल दिल्ली सल्तनत के रूप में देखेंगे आप कि मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। उसके बाद सक्सेस की अगर बात, जहां तक सफलता की बात करें, तो इसकी सफलता अकेले की थी, अकेले दम पे आया था, कोई ऐसा स्लेव या कमांडर नहीं था। हाँ, हो गया, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसका सारा लीडरशिप इसी का था। हाँ, अकेले दम पे आता है, इसका कोई स्लेव ऐसा नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, हाँ, जिसने अहम भूमिका निभाई हो या जिसको पढ़ते हो इंडियन एक्सपीडिशन, कोई ऐसा कमांडर नहीं था। जैसा कि इसके सक्सेस में, जो भारत में इसको सक्सेस मिला इंडियन एक्सपीडिशन में, उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, इसको इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी भी कहते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्लेव थे, और यही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा भारत में।
तो यहां पर स्लेव का इंपॉर्टेंस या दूसरे किसी कमांडर का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो आप देख लीजिए तराइन के फर्स्ट बैटल में था 1191 में, हाँ तराइन के दूसरे बैटल में भी था आपको 1192 में। चंदावर की लड़ाई जयचंद के खिलाफ, गढ़वाल वंश का जयचंद, उसके खिलाफ 1194 में वहां भी होता है। और बहुत चंदावर की लड़ाई में तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका इसलिए रोल रहा कि जयचंद की हार में और जयचंद की मौत में दोनों में इसका बहुत बड़ा हाथ था। उसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सपीडिशन 94 के बाद, जो कि मोहम्मद गोरी के लौटने के बाद, मोहम्मद गोरी तो आता है, अटैक करता है, फिर वापस चला जाता है, तो लौटने के बाद भी इसने कई सारे भारत में एक्सपीडिशन किए और उसमें जीत हासिल की। ठीक है, उसी तरह से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल में अपने बंगाल में अपना एक अथॉरिटी बनाया। ठीक है, बंगाल जीता इसने, बंगाल और बिहार। तो ये आप देखेंगे कि इसके रिप्रेजेंटेटिव, इसके स्लैब, इसके कमांडर जो कि थे कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन दोनों का भी काफी अहम रोल रहा, इनकी अहम भूमिका रही। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं थी, इसकी सफलता अकेले की सफलता थी। आगे देखिए, सभी अटैक्स जो है ये गजनी से करता है, इस गजनी से सभी अटैक करता है। यहां से देखिए, ये यहां से सभी अटैक करेगा। ठीक है, यहीं से अटैक करेगा गजनी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गजनी से सभी अटैक करेगा। लेकिन बहुत सारे अटैक देखेंगे तो भारतीय सॉइल से भी, ठीक है, भारत की जमीन से भी ये अटैक करता है, या इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये इसकी अनुपस्थिति में भी बहुत सारे अटैक करते हैं भारतीय जमीन से। ठीक है, भारत में, तो ये आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद देखिए, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर एजुकेशन में इसका विशेष ध्यान था, इसलिए इसने गजनी में ये निगार खाना बनवाया लाहौर में। यहां लिख लीजिए, लाहौर यहां लिखा हुआ है मैंने, ये लाहौर, ये लाहौर में इसने निगार खाना, जो चित्रशाला था, ठीक है, दीवार पे चित्र उत्र लगाया जाता था, तो निगार खाना बनवाया, चित्रशाला, जिसको जिसपे इसका भी, इसने खुद का भी, मोहम्मद गजनवी ने पिक्चर लगवाया था, और जिसको शबीह कहा जाता था, मैंने लिखवाया है, ये लाहौर में लगाया, तो ये आ जाता है कि निगार खाना या चित्रशाला। उसको हम वीथिका भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, वीथिका भित्ति, चित्रशाला, तो लाहौर में इसने बनवाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर क्या बनाया? निगार खाना, चित्रशाला। अपनी पिक्चर भी दीवारों पर लगाई, वहां पे पेंटिंग लगाई बेसिकली, जिसे शबीह कहा जाता है, शबीह। ठीक है, उसके बाद गजनी में इसने निगार खाना बनाया, लाहौर में। गजनी में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया, अजायब घर यानी कि संग्रहालय या म्यूजियम कह सकते हैं, ये सब बनवाया गजनी में। जबकि इस तरह से आप देखें तो इसके हिसाब से मोहम्मद गोरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में, तो इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर यानी कि कोई इस तरह की संरचना या स्थापत्य की बात यहां नहीं मिलती। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब तक आप खाली अगर पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये लूटना चाहता था और ये सत्ता स्थापित करना चाहता था, एक मेन डिफरेंस। लेकिन कई डिफरेंस आप निकाल सकते हैं अगर आप देखें तो, और लिखने में बड़ी आपको सुविधा होगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूंकि मैंने यहां भी एजुकेशन लिखा है, इसके यहां स्कॉलर्स को संरक्षण मिला, पैट्रनेज दिया इसने। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों को, उतबी, ये इतिहासकार है उतबी, और इसने तारीखे यामनी लिखी है, पहले मैं लिखवा चुका हूं रेगुलर वीडियो में। तो तारीखे यामनी यानी कि यामिनी वंश का इतिहास, तारीखे यामनी का मतलब इस यामिनी वंश का, जिस यामिनी वंश से, ये यामिनी डायनेस्टी से महमूद गजनवी बिलोंग करता है, हाँ, मतलब जिससे संबंधित है, जिससे आता है जिस वंश से, उसका इतिहास उतबी ने लिखा, इतिहासकार है, कोर्ट हिस्टोरियन है इसका, दरबारी इतिहासकार है। तो इसने लिखा, अबू नस्र उतबी पूरा नाम था, इसने लिखा तारीखे यामनी। उसी तरह से अल बरूनी, तो तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उतबी, अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखा आपको किताबुल हिंद, किताबुल हिंद आप लिख सकते हैं चाहे तो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इसका था तारीख ए यामिनी, तो इसका था अल बरूनी का किताब अल हिंद, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
और इसमें इसने भारत का विवरण दिया है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ, सॉरी महमूद गजनवी के साथ ये भारत आता है, ठीक है, और भारत में 10 साल रहता है और उसने भारत का विवरण दिया है अपनी किताब अल हिंद में या किताब उल हिंद में, तो दोनों नाम आप कोई भी याद रख सकते हैं। फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, इसने ये भारत नहीं आया था। इसके अलावा और भी लोग थे, जैसे आप कह सकते हैं फराबी भी थे जो कि फिलोसफर थे, ठीक है। बहुत सारे और भी जो थे स्कॉलर इसके महमूद गजनवी के कोर्ट में थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये तीनों हैं, उतबी, अल-बरूनी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा, ध्यान रखिएगा, अल-बरूनी ने किताब अल हिंद, जबकि उतबी एक इतिहासकार है, कोर्ट इतिहासकार, उसने तारीख यामनी लिखी। इस तरह का कोई संरक्षण स्कॉलर्स को यहां नहीं देखेंगे, स्कॉलर्स का, विद्वानों का संरक्षण मोहम्मद गोरी के केस में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर। उसके बाद देखिए परमानेंट इंपैक्ट यहां पर नहीं है। देखिए महमूद गजनवी आया जरूर, बुरी तरह से लूटा इसने भारत को, भारत के मंदिरों को, भारत की संपत्ति को, ठीक है, बुरी तरह से लूटा। लेकिन आप देखिए 1027 इसका आखिरी था, आखिरी आक्रमण भारत पर था, ठीक है, और 1000 में पहला। उसके बाद 1175 एडी में इसका आक्रमण होता है, 1027 से देख लीजिए तो आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस है, करीब 97-98 साल का। तो आप देखेंगे 100, ये 27 है, तो आप देखेंगे हाँ 98 साल, 98 ईयर्स का करीब डिफरेंस देख रहे हैं। तो इतने सालों में ऐसा नहीं है, मंदिर लूटे जरूर, लेकिन फिर मंदिरों को बना दिया गया, फिर एज यूजुअल सब काम चलने लगा। क्या धन संपत्ति, जो मान लीजिए मेरा ही घर है तो कोई आके लूट लेता है तो हम फिर से कमाएंगे, फिर से करेंगे, फिर से घर बनाएंगे, लेकिन कोई हड़प ही लेगा घर और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोई परमानेंट इंपैक्ट नहीं दिखा, बुरे ढंग से लूटा इसने, लेकिन सब कुछ फिर सामान्य होता गया, ठीक है, मंदिर भी बन गए, भारत उसी तरह से समृद्ध रहा। लेकिन जब यहां की स्थिति आएगी मोहम्मद गोरी की, तो परमानेंट इंपैक्ट पड़ता है। क्या भारतीय स्टेट जो है विलुप्त होने लगेंगे। विलुप्त का मतलब अब कंट्रोल में आने लगेंगे। यहां कंट्रोल की बात ही नहीं थी, क्योंकि इसका मकसद ही नहीं था सत्ता की स्थापना। तो भारतीय स्टेट जो है वो मोहम्मद गोरी के यानी तुर्कों के कंट्रोल में आने लगेंगे, ठीक है। मुस्लिम रूल स्थापित हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के रूप में, और इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको इसके समय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थापत्य आर्किटेक्चर का काम इसने नहीं किया, लेकिन इंपैक्ट, परमानेंट जो इंपैक्ट पड़ा बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, ये आपको कुतुब मीनार की शुरुआत करवा देता है। एक मंजिल बनाएगा, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी। बाद में उसी काम को कौन करवाएगा, उसी काम को करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। आगे उसी में एक मंजिल और बनाएगा और 3 मंजिल, एक मंजिल ये बनाएगा कुतुब मीनार का, फिर बाद का 3 मंजिल यानी 4 मंजिल बना देगा कौन, इल्तुतमिश, यानी कि 4 मंजिल टोटल हो गए। लेकिन चौथा मंजिल फिर थोड़ा सा उसमें कुछ टूटे फूटेगा, तो उसका मरम्मत करवाएगा फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का है। और चौथे मंजिल में टूट फूट होगी तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो उसकी मरम्मत भी करवाएगा, और एक 5वां मंजिल नया फिरोज शाह तुगलक बना देगा। आगे इसमें फिर कुछ टूट फूट होगी भूकंप की वजह से, तो आगे सिकंदर लोदी, जो लोदी डायनेस्टी का है, वो भी मतलब रिपेयरिंग वर्क करवाएगा। तो 4 शासकों का यहां नाम आता है, कई बार एग्जाम में आता है कुतुब मीनार के सेंस में। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद आपको इल्तुतमिश आएगा, उसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, और फिर सिकंदर लोदी। 4 लोगों का नाम आता है, मैंने रेगुलर वीडियो में बता दिया है, तो ये एग्जाम में इससे सवाल बनता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसने कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया, यानी कि मुस्लिम आर्किटेक्चर आपको दिखने शुरू हो जाएगा। आगे आपको हौजे शम्सी बनवाएगा, ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो इल्तुतमिश बनवाएगा। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो कुतुब मीनार, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ये बनाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बनाएगा दिल्ली में। तो पूरा आपका मतलब ये हो गया इसका कि यहां से कि यहां आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ, गोरी के समय में नहीं, गोरी तो आपको 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद इसका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुछ कंस्ट्रक्शन करवाएगा और बाद के जो इसके सक्सेसर होंगे स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है, और बाद के भी कुछ जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होंगे वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय में स्थापत्य का काम कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। तो यहां स्थापत्य भी देखेंगे, ठीक है। गोरी के आक्रमण के बाद स्थापत्य, इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, मुस्लिम रूल देखने के लिए मिलेगा, इंडियन स्टेट्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और उस पर मुस्लिम कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका कोई परमानेंट इंपैक्ट नहीं था, लेकिन इसका जो है मोहम्मद गोरी का परमानेंट इंपैक्ट है। तो इस तरह से आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप आराम से डिफरेंस कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है। लैंग्वेज में भी लिखना हो तो उसको 200, 250, 400 वर्ड में आप लिख सकते हैं। आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।